हेलो, गुड इवनिंग सभी को। हमने पिछली वीडियो में ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल को पढ़ लिया था। अब हम उत्तर वैदिक काल को आज पढ़ेंगे। तो पहले तो इसकी टाइमलाइन देखते हैं क्या रही है। तो इस संस्कृति का जो विकास हुआ वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। इस काल के अध्ययन के लिए यानी इस काल के बारे में हमें दो प्रकार से के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो हमको इस काल के बारे में पता चलता है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है इसमें चित्रित धूसर और उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड साक्ष्य मिलते हैं। तो इन मृदभांडों से इस काल का पता चलता है। तो जो चित्रित धूसर मृदभांड है इसे इंग्लिश में पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। ये जो मृदभांड है ये उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की विशेषता बताते हैं, यानी कि ये जो मृदभांड है ये इस वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये जो मिले हैं यानी कि खुदाई के बाद ये कहाँ मिले हैं वो क्षेत्र हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में मिला, अतरंजी खेड़ा में, आलमगीरपुर में। तो इन स्थलों से ये मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं जो उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड है इनके बारे में, जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये भी एक विशेषता थी इस संस्कृति की। इस मृदभांडीय संस्कृति का भौगोलिक विस्तार तक्षशिला से बिहार तक था, यानी कि ये जो वेयर मिले ये मोस्टली देखे तो तक्षशिला से बिहार तक मिले हैं। इनकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण से माना जाता है, यानी कि जो इनको बनाया गया होगा ये जब उत्तर वैदिक काल ख़त्म हो रहा होगा उस टाइम से इसको बनाया जाना शुरू किया गया था। इस मृदभांड की सर्वाधिक संख्या मौर्य युग से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अब साहित्यिक साक्ष्य। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई थी और इन ग्रंथों से भी हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन की जो भौगोलिक विस्तार यानी कि ये कहाँ तक फैली थी। तो जो सप्त सैंधव, पहले तो हमने पढ़ा था कि ऋग वैदिक जो थी वो सप्त सैंधव जो प्रदेश था वहाँ तक फैली थी। तो अब जो सप्त सैंधव क्षेत्र में विस्तृत ऋग वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में और अधिक विस्तारित हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देखें तो शतपथ ब्राह्मण में से पता चलता है कि इस काल में वैदिक आर्य जो थे वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़कर गंडक नदी, जिसे उस समय सदानीरा कहा जाता था, गंडक नदी तक ये लोग फैल गए थे। शतपथ ब्राह्मण के विदेत माधव एक आख्यान है, उसके अनुसार सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाली विदेत माधव ने वैश्वानर यानी कि अग्नि को मुख में धारण किया था। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है यूपी लोअर पीसीएस में, तो इसीलिए मैंने इसको नोट किया हुआ है। इसे एक बार आप देख लेंगे कि पूछ सकता है कि जो अग्नि को मुख में धारण किया था ये या तो किस आख्यान से लिया गया है या किस नदी के तट को पूछ सकता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा यानी कि नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे कि किस ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, किंतु दक्षिण के राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता। तो यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है उनका जो विस्तार था वो नर्मदा नदी तक था, यानी कि उनको जो उसके बाद यानी कि जो दक्षिण भारत है आज का उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था।
उसके बारे में कोई भी मतलब कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, ना तो किसी ग्रंथ में और ना ही कोई स्थल प्राप्त होते हैं उत्तर वैदिक के वहाँ पे। आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र को मध्य देश कहा। ये लोग जो रहते थे, ये लोग बस हिमालय से लेकर जो विंध्याचल पर्वत थी उसके बीच में ही ये लोग रहा करते थे, उधर साउथ में नहीं थे ये लोग। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र हुआ करते थे ये मध्य देश। आगे चलकर आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यवर्त की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं कि इनका राजनीतिक संगठन कैसा था। इस काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बन गए थे। तो हमने देखा था ऋग वैदिक काल में कि जो जन था, अब वही जो छोटे छोटे जन थे वो इकट्ठे हो गए, यानी कि उनकी ग्रुपिंग को जनपद कहा गया। अब यही जन बड़े हो गए थे। अब यही जनपद बाद में जो 6ठी शताब्दी हम पढ़ेंगे तो उसी में यही जनपद मिलके महाजनपद कहलाएंगे। और उत्तर वैदिक काल में ही राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था जनपद के लिए। कुछ जो जन थे जो जनपद बने थे, जैसे कि भरत और पुरु मिलकर कुरु जनपद बन गया, क्रीवी और तुर्वस जनपद मिलके पंचाल जनपद बन गए थे। आगे देखते हैं हम। आर्य संस्कृति के केंद्र कौन थे? कुरु और पंचाल थे। वैदिक सभ्यता का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि करता है कौन? कुरु और पंचाल करता था। उत्तर वैदिक काल में जो इनकी प्रशासन की इकाई थी उसको आप याद रखेंगे। पहले कुल यानी कि परिवार जो था वो मिलके ग्राम बनता था, कई सारे ग्राम मिलके विष बनते थे, अब विष मिलकर जन बनाते थे। अब वही जन, यहाँ तक तो ऋग वैदिक में भी था ये इकाई, लेकिन अब उत्तर वैदिक में एक बढ़ जाएगा राष्ट्र, यानी कि अब कई सारे जन मिलकर जनपद बनाएंगे जिसे राष्ट्र भी कहा गया है। ये हम विभिन्न दिशाओं में जो राजा थे उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी वो देख लेते हैं। तो जो पूर्व में उस समय राज कर रहा होगा राजा, उसे सम्राट कहा जाता था। मध्य देश में राजा कहा जाता था। उत्तर में विराट कहते थे और दक्षिण के राजा को भोज कहते थे और पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। इस काल में कर को, यानी कि जो आज हम टैक्स देते हैं, तो उस समय भी टैक्स देते थे। तो उस टैक्स के क्या क्या नाम थे वो देख लीजिए। बलि, शुल्क, हिरण्य व भाग। जो हिरण्य देते थे उनको हिरण्याकार कहा गया है और जो भाग देते थे उनको भागदो। मुख्यतः जो ये कर देते थे वो लोग कौन थे? तो वो वैश्य देते थे, उनसे ही कर वसूला जाता था और ये अनिवार्य रूप से ये कर लिए जाते थे। मगध एवं अंग जो राज्य थे ये दोनों आर्य संस्कृति से बाहर थे। अब सामाजिक जीवन देखते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की। परिवार, ऋग वैदिक में भी जो परिवार था वो संयुक्त था और पितृसत्तात्मक था, और यहाँ भी अभी वही है। जो समाज है 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो कर्म पर ना होकर जन्मना हो चुका था, यानी कि अब क्या था, पहले जैसे काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनाया जाता था। लेकिन अब अगर बच्चा वैश्य के घर में जन्म ले लिया तो वो कोई भी काम करे आगे चल के उसको वैश्य ही कहा जाएगा। क्षत्रिय में लिया है तो क्षत्रिय ही कहा जाएगा, भले ही वो काम कोई भी कर रहा हो आगे चल के। अब जो वर्ण व्यवस्था थी इस काल में आकर जन्मना हो गया था। चारों वर्णों के लिए संबोधन करने का ढंग भी अलग अलग था। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए यही कहा जाता था, यानी कि आइए। क्षत्रियों के लिए आगही, यानी कि आओ। वैश्यों के लिए आद्रव, यानी कि जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधाव, यानी कि दौड़ कर आओ। अब
आर्यों ने कबायली जीवन छोड़कर अस्थाई जीवन जीना शुरू कर दिया गया। यानी कि जो आर्य थे वो उत्तर वैदिक में आके अस्थाई एक जगह रहने लगे थे। अभी वो ऋग वैदिक में भी अस्थाई हुए थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए थे। वो कुछ दिन रहते थे, फिर कुछ कबायली भी थे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे, और कुछ लोग अस्थाई रहने लगे थे। लेकिन उत्तर वैदिक में पूरी तरीके से इन लोगों ने अस्थाई जीवन शुरू कर दिया, और इनका जो जीवन था वो कौन सा था, ग्रामीण जीवन था। और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी, यानी कि मैक्सिमम कृषि पर ही निर्भर थे। सर्वप्रथम लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में, जिसकी वजह से कृषि में भी तेजी आई थी। लोहे से कई सारे अस्त्र शस्त्र बनने लगे थे। फिर लौह धातु का सबसे जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। इसमें हम देख रहे थे जो 4 वर्ण थे, इसमें जो सबसे निम्न पे आते थे समाज में वो आते थे शूद्र। उनकी जो दशा थी समाज में वो निम्न स्तर पर थी, यानी कि सबसे नीचे पायदान पर उनको रखा गया था। उनका जो कार्य था कि अन्य वर्गों की सेवा करना था। आगे देखते हैं। शूद्र वर्ण जो थे वो तीनों वर्णों का सेवक कहलाता था, तीनों वर्ण की सेवा करते थे, तो इन्हें अन्यस्य भी कहा गया। जो वैश्य थे ये अन्यस्य वलीकृत कहा गया है, क्योंकि ये जो लोग थे ये उत्पादन करते थे और फिर कर देते थे। जो भी उत्पादन करेंगे उसको राजा को कर के रूप में देंगे। जो क्षत्रिय थे ये युद्ध करते थे और प्रजा से कर लेने का काम भी क्षत्रिय करते थे। और उस उत्तर वैदिक काल में जो क्षत्रियों की जो दशा थी वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हुआ करती थी। ऋग वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा खराब हो गई थी। पहले उनका उपनयन संस्कार हुआ करता था ऋग वैदिक काल में, लेकिन अब वो बंद हो गया। और जो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें पुत्री का अगर जन्म होता था तो उसको समस्त दुखों का कारण माना जाता था। और फिर जो स्त्री थी सतपथ ब्राह्मण में उसको अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई। लेकिन स्त्रियों की दशा खराब हो चुकी थी, उनकी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। उनको संपत्ति का अधिकार तो पहले भी नहीं था इस काल में भी नहीं रहा। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में भी नहीं मिलता है। फिर भी इस काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि कुछ प्रमुख विदुषी स्त्रियां हुई गार्गी, सुबला और वेदवती और काशकृत्सनी आदि, इनके नाम मिलते हैं। जो पुनर्विवाहित स्त्री होती थी उनको पुनर्वु कहा गया है। ये आप पुनर्वु नाम याद रखेंगे, ये किसी पेपर में क्वेश्चन बना हुआ था तो मैंने नोट किया। ऋग वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, हमने देख लिया। और आर्यों को अब चावल, नमक, हाथी, बाघ, मछली का ज्ञान हो गया था। हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में वो गेहूं तो खाते थे, उगाते थे, लेकिन उन्हें चावल का ज्ञान नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल में उन्हें अब चावल का ज्ञान हो गया था। इसमें जो मेन पूछता है लोहे का ज्ञान कब हुआ था, तो वो आप लोहे का याद रखेंगे। और अस्थाई जीवन कब इनका शुरू हुआ था ये मेन है इसमें, तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। कबायली जीवन का परित्याग करके इन लोगों ने अस्थायी रूप से बसने लगे थे, कृषि को अधिक महत्व दिए थे। लौह तकनीक का प्रयोग होने की वजह से इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। जो इनकी मुख्य फसल थी वो गेहूं थी, गेहूं को गोधूम कहते थे, और चावल थी, चावल को ब्रीही या तंदुल कहा जाता था। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए
कुसीत शब्द का प्रयोग होता था और जो उधार देने वाले थे उनको कुसीदीन कहा गया है। धार्मिक जीवन इनका, इस काल का धार्मिक जीवन जो था इनका अब आडंबर पूर्ण हो गया था। रूढ़िवादी से भर गए थे ये लोग, कर्मकांड प्रधान बन गया था, पुरोहितों का वर्चस्व हो गया था, जो इनके देवता थे उनका भी स्थान बदल गया था। इंद्र, वरुण, मित्र, अब इनकी पूजा ना करके ये लोग प्रजापति, विष्णु और रुद्र, शिव आदि की पूजा करते थे। प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए थे। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी यज्ञ की जानकारी आपको मिलेगी। इसमें बहुत सारे यज्ञ करवाए जाते थे, जैसे कि एक आपको मिलेगा पुरुष मेध यज्ञ। ये यज्ञ जो थी ये ब्राह्मण या क्षत्रिय इसको करते थे और इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। और एक था राजसूय यज्ञ, इसमें राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उससे संबंधित ये यज्ञ होते थे। इसमें वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। एक था वाजपेय यज्ञ, इसमें राजा की शक्ति के प्रदर्शन के लिए यह यज्ञ का आयोजन होता था। इसमें जब यज्ञ होने लगे थे तो यज्ञ में ना पशु बलि ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हत्याएं ज़्यादा होने लगी थी जानवरों की। और फिर देख लेते हैं दो महाकाव्य, जो कि है महाभारत और रामायण। जो महाभारत है ये विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। इसका प्रणयन यानी कि इसकी जो रचना की थी वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसकी रचना द्वापर युग में की गई थी। इसमें 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। इसको जय संहिता भी कहा जाता है। इस काव्य में हिंदुओं का पवित्र जो ग्रंथ है भागवत गीता वो सन्निहित किया गया है। जो रामायण है ये एक संस्कृत आदि काव्य है। इसको महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की त्रेता युग में। संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है और इसमें कुल 7 खंड मिलते हैं, जैसे कि सुंदरकांड, युद्धकांड, ऐसे करके टोटल 7 खंड मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हुई थी, लेकिन उस समय केवल 3 आश्रम का ही उल्लेख मिलता है। जो चौथा आश्रम है वो बाद में ऐड किया गया था। तो ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है जो 25 वर्ष तक है। फिर है गृहस्थ आश्रम, ये 25 से 50 वर्ष तक होता है। और फिर है वानप्रस्थ आश्रम, ये 50 से 75 वर्ष तक होता है। और है संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 वर्ष तक। आश्रम होता क्या है? तो आश्रम का मतलब होता है कि मतलब आराम करना, एक मतलब श्रम करने के बाद आराम करना। तो ये 4 आश्रम दिए गए थे। तो इसी बस मोटा मोटा याद रखते हैं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अभी तक तो नहीं बना है। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर हम अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो 6ठी शताब्दी का भारत पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या था, जैसे कि महाजनपद वगैरह पढ़ना है उसमें। और बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म, ये 2 चीज़ पढ़नी है कि उसमें कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हुए थे और सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ था। तो ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।